नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अगला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही होगी। यह मध्य प्रदेश के एमपी सेट एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षाओं हेतु लाभकारी सिद्ध होगी। तो चलिए आरंभ करते हैं मध्य प्रदेश सेट और अन्य परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को निष्पादन बजट बनाने के चरणों में सही कालक्रम अनुसार श्रृंखला में समायोजित कीजिए। ऑप्शन ए है उद्देश्य, वर्गीकरण, विश्लेषण, मूल्यांकन। ऑप्शन बी है विश्लेषण, उद्देश्य, मूल्यांकन, वर्गीकरण। ऑप्शन सी वर्गीकरण, विश्लेषण, उद्देश्य, मूल्यांकन तथा ऑप्शन डी उद्देश्य, विश्लेषण, वर्गीकरण, मूल्यांकन। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्देश्य, विश्लेषण, वर्गीकरण और उसके बाद में मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, थुंगन समिति द्वारा पंचायती राज के लिए निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश नहीं की गई थी? तो थुंगन समिति ने पंचायती राज के लिए कुछ सिफारिश किया था। कौन सी सिफारिश नहीं थी आपको बताना है। ऑप्शन ए संवैधानिक स्थिति, ऑप्शन बी जिला परिषद स्तर पर आयोजना, ऑप्शन सी जिलाधिकारी जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी होगा और ऑप्शन डी त्रिवर्षीय कार्यकाल। दोस्तों, थुंगन समिति 1988 में आई थी और इसने संवैधानिक स्थिति, जिला परिषद स्तर पर आयोजना तथा जिलाधिकारी परिषद मुख्य कार्यकारी होगा के बारे में सिफारिश की थी। इसका सही उत्तर होगा त्रिवर्षीय कार्यकाल, जिसकी सिफारिश नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी चिंतक राजनीति के 3 चित्रों की खोज करता है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, हैंस मार्गेनथाउ, ऑप्शन बी में केनेथ वाल्ज, ऑप्शन सी में थ्यूसिडाइड्स और ऑप्शन डी में E.H. कार। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केनेथ वाल्ज। केनेथ वाल्ज ने राजनीति के 3 चित्रों की खोज की थी। केनेथ वाल्ज नव यथार्थवाद के प्रवर्तक कहलाते हैं और यहाँ जो हैंस मार्गेनथाउ हैं, इन्हें यथार्थवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने गुट निरपेक्षता को गठबंधन से पृथक रखने की नीति के रूप में परिभाषित किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए K.M. पणिकर, ऑप्शन बी जॉर्ज श्वार्ज़नबर्ग, ऑप्शन सी मार्शल टीटो और ऑप्शन डी जॉर्ज बर्टन। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्ज श्वार्ज़नबर्ग। जॉर्ज श्वार्ज़नबर्ग ने गुट निरपेक्षता आंदोलन को गठबंधनों से पृथक रखने की नीति के रूप में परिभाषित किया था। अर्थात वे नहीं चाहते थे कि गुट निरपेक्षता में शामिल जो देश है वो नाटो, सीटो, वार्सा आदि इस तरह के सैन्य संगठनों में शामिल हो, अर्थात ये इनसे दूर रखना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका स्वतंत्र व्यापार संधि 1994 नाफ्टा में सम्मिलित हैं। तो नाफ्टा में कौन कौन सम्मिलित है आपको बताना है। ऑप्शन ए USA, कनाडा तथा मैक्सिको, ऑप्शन बी मैक्सिको, जापान तथा दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील, मैक्सिको तथा न्यूजीलैंड तथा ऑप्शन डी कनाडा, न्यूजीलैंड तथा USA। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए USA, कनाडा तथा मैक्सिको स्वतंत्र व्यापार संधि 1994 नाफ्टा में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। दक्षिण सहयोग के बारे में कथन दिए हैं। पहला, दक्षिण सहयोग उत्तर दक्षिण सहायता का एक विकल्प है। दूसरा, यह व्यापार, सेवा तथा तकनीकी के क्षेत्र में सहकारी परस्पर लाभकारी अभिक्रियाओं को इंगित करता है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने 19 दिसंबर को दक्षिण सहयोग हेतु वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया। तथा चौथा है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन दक्षिण सहयोग को सुगम बनाने हेतु अस्तित्व में आया। इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन बी में दूसरा तथा चौथा, ऑप्शन सी में पहला, दूसरा, तीसरा और ऑप्शन डी में केवल चौथा।
दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक देश बिम्स्टेक जो 1997 में प्रारंभ हुआ था का सदस्य नहीं है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी चीन। दोस्तों आपको बताना है बिम्स्टेक जो 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था उसका सदस्य नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चीन। चीन बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो जो असत्य है वो आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए, इसका घोषित लक्ष्य क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता है। ऑप्शन बी, इसका ध्येय क्षेत्रीय स्तर पर स्वात्जिक सहयोग है। ऑप्शन सी, इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में सहयोग विकसित करना है। और ऑप्शन डी, मलेशिया प्रधानमंत्री अब्दुल रज्जाक ने उद्घोषणा किया कि आसियान किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं था। तो जो असत्य है वो आपको ढूंढना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका ध्येय क्षेत्र स्तर पर स्वात्जिक सहयोग है। दोस्तों आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है तथा 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस रिपोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की प्रक्रिया को उद्वेलित किया था? ऑप्शन ए, महासचिव कोफी अन्नान के इन लार्जर फ्रीडम शीर्षक से 2005 की रिपोर्ट। ऑप्शन बी, महासचिव बुतरस घाली की एन एजेंडा फॉर पीस शीर्षक के नाम से 1992 की रिपोर्ट। ऑप्शन सी, महासचिव कोफी अन्नान की इन्वेस्टिंग इन द यूएनए द फॉर अ स्ट्रांगर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड शीर्षक के नाम से 2005 की रिपोर्ट। तथा ऑप्शन डी में है एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिफ्यूजीज ह्यूमन राइट्स हैव नो बॉर्डर्स शीर्षक के नाम से 1997 की रिपोर्ट। तो आपको बताना है किस रिपोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की प्रक्रिया को उद्वेलित किया है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की प्रक्रिया को कहा गया था। रिपोर्ट थी महासचिव बुतरस घाली की एन एजेंडा फॉर पीस शीर्षक के नाम से 1992 की रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक आंदोलन को गैर पार्टी राजनीतिक गठन के रूप में बताया है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए, रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी, रजनी कोठारी, ऑप्शन सी, पार्थ चटर्जी और ऑप्शन डी, टी.के. ओमान। आपको बताना है किसने सामाजिक आंदोलन को गैर पार्टी राजनीतिक गठन बोला। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजनी कोठारी ने सामाजिक आंदोलन को गैर पार्टी राजनीतिक गठन के रूप में बताया है। दोस्तों रजनी कोठारी की कुछ बुक्स हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया जो कि 1970 में लिखी गई थी, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1970 में और रीथिंकिंग डेमोक्रेसी 2005 में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय अखंडता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 19 नवंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर और ऑप्शन डी है 31 अक्टूबर। दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन डी 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय अखंडता दिवस मनाया जाता है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में अन्यायपूर्ण विश्व व्यापार साम्राज्य को वैश्विक असमानता वृद्धि हेतु कारण उद्धृत किया गया है? तो आपको उस रिपोर्ट के बारे में बताना है। ऑप्शन ए, दोहा राउंड गेट के प्रस्ताव 2003, ऑप्शन बी विकास सहायता समिति रिपोर्ट 2003, ऑप्शन सी मानव विकास रिपोर्ट HDR 2005 और ऑप्शन डी विश्व बैंक रिपोर्ट 1989। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मानव विकास रिपोर्ट HDR 2005।
जिसमें अन्यायपूर्ण विश्व व्यापार साम्राज्य को वैश्विक असमानता वृद्धि हेतु कारण उद्धृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा अपने उत्तर नीचे दिए गए कूट में से चुनिए। आपके पास में कथन दिए हैं। पहला है, जबकि सभी राजनीतिक आवश्यक रूप से शक्ति की खोज हैं, विचारधाराएं शक्ति की प्रतिस्पर्धा में संलिप्त होती हैं, जो मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक रूप से कर्ताओं तथा उनके अनुगामियों को स्वीकार होता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा शक्ति के आदर्श मुख्यतया यथास्थितिवाद की नीति हेतु विचारधारा के रूप में प्रयुक्त होने के लिए अर्ह हैं। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की प्राप्ति में शांति की विचारधारा की महती भूमिका है। तथा चौथा है, राष्ट्रीय हित सदा विचारधारा से सर्वोपरि है। आपको बताना है कौन है। ऑप्शन ए में सभी कथन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। ऑप्शन बी में केवल पहला सही है। ऑप्शन सी में पहला, दूसरा और तीसरा सही है तथा ऑप्शन डी में केवल चौथा सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन सही है। राष्ट्रीय हित सदा विचारधारा से सर्वोपरि है, यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर सरकारी संगठन नहीं है। आपको बताना है इन संगठनों में से कौन सा अंतर सरकारी संगठन नहीं है। ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन बी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन सी, अरब लीग। और ऑप्शन डी, अफ्रीकी यूनियन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर सरकारी संगठन नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में लंदन में हुई थी और यह एक गैर सरकारी संगठन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है। आप सभी जानते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में बात हो रही है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 34 और ऑप्शन डी 35। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 34। अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरण और 150 अध्याय में है और सरकार के 34 विभागों का इसमें वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिज भाग गया कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दे। आपको बताना है उस विद्वान का नाम जो एथेंस से कालचिज भाग गया। ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी यूक्लिड। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अरस्तु। अरस्तु एथेंस से कालचिज भाग गया था क्योंकि इससे पूर्व सुकरात को एथेंस में जहर पिलाकर मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रूसों के बारे में कहा कि तर्क का उत्साही धर्मदूत उन्होंने अविवेक के काल के लिए राह प्रशस्त करने हेतु अधिकांश से अधिक किया है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं मैक्से, ऑप्शन बी में सेबाइन, ऑप्शन सी में वेपर और ऑप्शन डी में कार्ल पॉपर। आपको बताना है किसने रूसों के बारे में कहा है तर्क का उत्साही धर्मदूत उन्होंने अविवेक के काल के लिए राह प्रशस्त करने हेतु अधिकांश से अधिक किया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वेपर, यह कथन वेपर का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नागरिक समाज के संगठनों की तुलना राज्य के पिछड़ी खड़ी किलों और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करता है। ऑप्शन दिए हैं ए मैक्लेन, ऑप्शन बी में बर्नस्टीन, ऑप्शन सी में लेनिन तथा ऑप्शन डी में ग्रामसी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रामसी। ग्रामसी ने नागरिक समाज के संगठनों की तुलना राज्य के पीछे खड़ी किलों और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से की है। अगला क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है। ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी जे रूसो, ऑप्शन डी इमैनुएल कांट।
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉब्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है। आपको बताना है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर और ऑप्शन डी सावरकर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर ने कहा, धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है इसलिए ब्रूट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बाघनक न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना न्यायोचित कर्म है, इसलिए विलियम टेल का तीर दिव्य है। आपको बताना है, विद्वानों के नाम दिए हैं एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी में अरविंद घोष और ऑप्शन डी में वी.डी. सावरकर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने कहा है, इसलिए ब्रूट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बाघनक न्यायसंगत है, इसलिए चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना न्यायोचित कर्म है, इसलिए विलियम टेल का तीर दिव्य है। दोस्तों वीर सावरकर की कुछ बुक्स का नाम भी याद रखें। हिंदुत्व 1923 में लिखी थी, हिंदू पद पातशाही 1925 में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्टर्न के व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाओं का लक्षण नहीं है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए नियमितताएं, ऑप्शन बी मान्यताएं, ऑप्शन सी विशुद्ध विज्ञान, ऑप्शन डी स्तरीकरण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्तरीकरण। ईस्टर्न के व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाओं के लक्षण में नियमितताएं, मान्यताएं तथा विशुद्ध विज्ञान शामिल है, स्तरीकरण शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फुकुयामा के लिए उदारवादी लोकतंत्र के विजयोल्लास का प्रमुख कारण नहीं है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए मान्यता के लिए संघर्ष, ऑप्शन बी प्रकृति पर विज्ञान के अधिकार का तर्क, ऑप्शन सी उदारवादी लोकतंत्र में प्रमुख विरोधाभासों का अभाव और ऑप्शन डी उदारवाद का विजयोल्लास विचारधाराओं की अपेक्षा अर्थव्यवस्था के रूप में अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उदारवाद का विजयोल्लास विचारधाराओं की अपेक्षा अर्थव्यवस्था के रूप में अधिक है। अगला क्वेश्चन है, 1950 के दशक के मध्य से तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित क्षेत्रों में रही हैं। क्षेत्र दिए हैं, ए व्यवस्था सिद्धांत, बी संस्कृति सिद्धांत, सी विकास सिद्धांत और डी वर्ग सिद्धांत। नीचे कूट दिए हैं, कूट के माध्यम से आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए में है ए और सी, ऑप्शन बी में है ए बी और सी, ऑप्शन सी में है ए सी और डी, ऑप्शन डी में है ए बी सी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी सी और डी। यानी 1950 के दशक के मध्य से तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियों में निम्नलिखित प्रवृत्तियां रही हैं और ये सारी प्रवृत्तियां व्यवस्था सिद्धांत, संस्कृति सिद्धांत, विकास सिद्धांत, वर्ग सिद्धांत सारी प्रवृत्तियां शामिल रही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यवस्था अनुरक्षण और व्यवस्था अवस्थिति में भेद करते हैं। आपको बताना है, ऑप्शन ए ग्रेबियल आमंड, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन, ऑप्शन सी लूशियन पाई और ऑप्शन डी एफ.डब्ल्यू. रिक्स। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डेविड ईस्टन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूटों का उपयोग कीजिए। पुस्तक के नाम है कंपैरेटिव फेडरलिज्म, दूसरी है डेमोक्रेटाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तीसरा है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन और चौथा है द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एप्टीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सी बी ए।
यानी द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एप्टीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन पहले लिखी गई थी। उसके बाद सी यानी द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन लिखी गई थी। उसके बाद में बी यानी डेमोक्रेटाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस लिखी गई थी। उसके बाद में कंपेरेटिव फेडरलिज्म लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकल्पनाओं को उनके आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संकल्पनाएं दी हैं तथा आने के क्रम दिए हैं। संकल्पना में पहला है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, ऑप्शन बी में प्रतिपुष्टि व्यवस्था, सी नवीन लोकतंत्र और डी विधि की उचित प्रक्रिया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सबसे पहले डी विधि की उचित प्रक्रिया, फिर ए लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, फिर सी नवीन लोकतंत्र और सबसे अंत में आया प्रतिपुष्टि व्यवस्था। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हम संविधान के अंतर्गत हैं लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त निम्न में से किस देश के लिए यह लागू हो सकता है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूके और ऑप्शन डी रूस। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द फेडरल पेपर्स लिखा है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए बी एंडरसन, ऑप्शन बी सी रेनॉल्ड्स, ऑप्शन सी जेम्स मेडिसन और ऑप्शन डी थियोडोर एंडोर्नी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स मेडिसन ने फेडरल पेपर्स लिखा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे ये 85 लेखों और निबंधों का संकलन है जिसे 3 विद्वानों ने लिखा है। विद्वानों के नाम है अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जेम्स मेडिसन और जॉन जे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि सत्ता के सिद्धांत में विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम है? ऑप्शन दिए हैं जोसेफ डी मेस्ट्रे, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी फ्रेडरिक नीत्शे और ऑप्शन डी जियोवनी जेंटाइल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जोसेफ जी मेस्ट्रे ने तर्क दिया है सत्ता के सिद्धांत में विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम है। तो दोस्तों ये हमारी आज की प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था। कल फिर से ऐसे ही प्रश्नों के साथ में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।